बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बच्चे, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ओ लेवल केमिस्ट्री। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में आप इस वक्त अपने केमिस्ट्री सिलेबस का एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, जिस सेक्शन का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको ये बताया गया कि ये सेक्शन आपकी केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस का मेक और ब्रेक सेक्शन है। अगर तो आपने ये सेक्शन अच्छे से कवर अप कर लिया तो आपका केमिस्ट्री का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। और अगर ये सेक्शन आपका कमजोर है तो यकीनन आप बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में हमने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक्स हैं, और 5 टॉपिक्स में से ये जो 3 टॉपिक्स है ना, ये काफी कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद मेटल्स में भी वही कंसेप्ट कैरी हुआ मेजोरिटी में, और अब जो हम टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे एक्सट्रैक्शन का, उसमें भी वही कंसेप्ट जो है वो यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, एसिड बेस, ये 2 सेपरेट चैप्टर्स हैं इसी सेक्शन के अंदर। तो जो बच्चे पिछली क्लास में थे या जो नहीं थे, उनके लिए जानना जरूरी है कि द पीरियोडिक टेबल और मेटल्स एंड रिएक्टिविटी, ये 2 टॉपिक्स आप यहां से वाइंड अप कर चुके हैं। और अब जो टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था लेकिन मैं उसको रिव्यू कर देता हूं, और उसके बाद फिर आज आप फुल फ्लेज तरीके से इस टॉपिक में एंटर हो जाएंगे। लेंथ के एतबार से दिस टॉपिक इज आल्सो गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट एंड अ लेंथियर वन। ये कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है। और वंस यू आर डन विद दिस, तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सेक्शन। बल्कि अगर आप समझे पीरियोडिक टेबल, अगर नॉर्मली पीरियोडिक टेबल करने के बाद आप पास पेपर खोले ना, तो यू विल सी कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम रिएक्टिविटी एंड एक्सट्रैक्शन। इसी तरह रिएक्टिविटी करने के बाद भी आप खोलें तो उसमें पीरियोडिक टेबल और एक्सट्रैक्शन के पार्ट आ रहे होते हैं। बट वंस यू आर डन विद एक्सट्रैक्शन, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लें पीरियोडिक टेबल से लेकर एक्सट्रैक्शन तक के किसी भी टॉपिकल का, यू शुड बी एबल टू डू एवरी सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस, एसिड बेस बिल्कुल अलग से चैप्टर्स हैं। तो इसलिए ये 3 चैप्टर्स काफी ज्यादा मर्ज होकर आ रहे होते हैं। अब जो चैप्टर्स पीरियोडिक टेबल और बाकी जो डिस्कशन हो चुकी थी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। मैं सिर्फ इसको स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक जो आपने पढ़े थे वो क्विकली आपकी नजर से गुजर जाएं दोबारा। मेटल्स, फिर मेटल्स में कौन से ग्रुप हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, फिर अल्कली मेटल्स, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद उनके कुछ रीजंस, और यहाँ पीरियोडिक टेबल में रीजंस वर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नॉन मेटल का डिस्कशन, इफ यू रिमेंबर, ग्रुप 7 के प्रॉपर्टीज, और उसके बाद ग्रुप 7 की रीजनिंग प्रॉपर्टीज और वो रीजंस, फिर कलर, कॉम्प्लेक्सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ग्रुप 8 का डिस्कशन काफी ज्यादा सिंपल था। फिर यहां शुरू हुआ था रिएक्टिविटी, एंड एवरीबडी इन द क्लास शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर एक बच्चे को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आपको बार बार यूज करना है, इवन आज भी करना है। तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड आपको ये मालूम है कि जब डाउन द ऑर्डर आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है। और ये रिएक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब जो हमने रिएक्टिविटी वाला चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें फॉर्मूला राइटिंग की एक बहुत बेसिक स्किल आप, ठीक है, फॉर्मूला राइटिंग की एक बहुत बेसिक स्किल आपने पिछले चैप्टर में सीखी। इसके अलावा आपने रिएक्शंस लिखना सीखे। रिएक्शंस में फिर कुछ रिएक्शंस जो यूनिक थे, जैसा कि लेड क्लोराइड वाला या एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, इनकी यूनिकनेस के ऊपर भी आपने बात की कि इन रिएक्शंस के बारे में क्या अलग से था। और फिर द लास्ट टॉपिक वाज रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद वाटर, और हमने आपको बताया था कि वाटर से जो रिएक्शन है वो अपने आप में खास था। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि वाटर से जो रिएक्शन था उसमें वो एलिमेंट्स जो कि वाटर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो भी वाटर से रिएक्शन करने में डिफरेंट शो करते हैं। और वो आपको बताने के बाद फिर फाइनली हमने इस सेक्शन का तीसरा टॉपिक लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था, विच वाज एक्सट्रैक्शन। तो अब जो बच्चे पिछली क्लास में थे या नहीं थे, उन सब के लिए मैं रिकॉल कर देता हूं। देखो यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई आपको नजर आ रही है, और रिएक्टिविटी सीरीज में, यहां इसको हटा देता हूं मैं वैलेंसी को। रिएक्टिविटी सीरीज में हमें यह मालूम है कि जैसे जैसे हम नीचे आए तो रिएक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब जो बिल्कुल लोअर पोजीशंस पे एलिमेंट है
जो एलिमेंट्स बिल्कुल लोअर पोजीशंस पर हैं वो एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। और लॉजिकली कॉमन सेंस से कनेक्ट हो तो बताना मुझे, नहीं हो तब भी बता देना। वैसे फोकस करोगे तो बात समझ में फौरन से ही आ जाएगी कि जो भी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और इसीलिए नेचर में भी जब हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं तो ये एलिमेंट्स अकेले आइसोलेटेड असल हालत में अपनी ओरिजिनल मेटालिक हालत में ही मौजूद होते हैं। जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ये एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल हालत में मिलते हैं। गोल्ड गोल्ड की फॉर्म में, आयरन सॉरी सिल्वर सिल्वर की फॉर्म में मिलता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन मेटल्स को हासिल करते हो, ऑब्टेन करते हो, तो बस आपको इनकी फिजिकल प्रोसेसिंग करनी होती है जिसमें क्लीनिंग है और इनके ऊपर जो डर्ट है उसको हटाना है। अदरवाइज दीज मेटल्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ टफ टाइम। हाउएवर जो सेकंड आइडिया था वो ये था कि जो मेटल्स यहां इस लाइन से ऊपर है, जाहिर है कि ये डिसेंटली रिएक्टिव हैं। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। एंड देयरफॉर ये एलिमेंट जब हमें नेचुरली भी मिलते हैं तो हमने क्या आइडिया समझाया था आपको कि ये आइसोलेटेड फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में, अपनी असल हालत में नहीं मिलते, बल्कि ये किसी ना किसी चीज से केमिकली कंबाइन हुए भी होते हैं। ये आइडिया हम समझा के जा चुके हैं और लिखवा भी दिया था मैंने कि केमिकली कंबाइन। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि सोडियम हमें सोडियम की फॉर्म में नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है। कॉपर हमें कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में या कॉपर सल्फेट की फॉर्म में मिलता है। आयरन हमें आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में या आयरन सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं वो हमें अलग अलग केमिकली कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। और आप ये जानते हो कि जब कोई चीज केमिकल रिएक्शन में चली जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि देखो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, लेकिन क्या नमक की हालत में आपको ये महसूस होता है? जब नमक की हालत में वो सोडियम मौजूद है तो आपको तो पता ही नहीं कि अच्छा ये इतना खतरनाक और इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो जो मेटल्स मॉडरेट टू हाईली रिएक्टिव स्टेट्स में हैं, कैटेगरीज में हैं, ये हमें आइसोलेटेड फॉर्म में ऑनलाइन वालों नहीं मिलते थे और किसी ना किसी चीज से केमिकली कंबाइंड फॉर्म में मिलते थे। और इसीलिए हमने क्या लिखा था कि दे आर रिएक्टिव एंड देयरफॉर नेचुरली एग्जिस्ट इन केमिकली कंबाइंड फॉर्म। स्पेशल केमिकल प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्सट्रैक्शन। इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हमें अलग से टेक्निक रिक्वायर होती है। अब आज हमने उसी टेक्निक की बात करने की कोशिश करनी है। भाई मैं मुसलसल नोटिस कर रहा हूं, मैं फिजिकल बच्चों से कह दूं कि 5 बजे की जगह आप 5:15 तक आ रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है लिमिटेड टाइम है, इसके बाद मेरी दूसरी क्लास है, फिर आगे क्लास है, टाइम शॉर्ट हो जाता है। आपको मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जिस दिन अब ये बार बार होगा तो फिर वापस कर दूंगा यहाँ से। भाई आपको पता है 5 बजे का टाइम है तो आप 4:45 पहुंच जाए ना, ये 5:15 का क्या ट्रेंड है? ठीक है, वो तो शुक्र है कि मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ तो 5-10 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन डोंट टेक इट लाइटली। डॉट 5 बजे आप क्लास में मौजूद हो। एक ऊपर नीचे 2-4 मिनट ठीक है, लेकिन 5:15, 5:17 तक भी बच्चे बच्चे आ रहे होते हैं, ये मुनासिब नहीं है। और फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह जाए और मुझे नजर आ रहा हो कि चेहरे पे समझ में नहीं आ रहा तो मेरे लिए भी मुश्किल होती है। और ऑनलाइन वालों से भी मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 बजे के टाइम है, आप लिंक का इंतजार क्यों करते रहते हो? मैंने देखा है बच्चे बहुत ही ज्यादा कुछ हड हराम टाइप के होते चले जा रहे हैं, मतलब सुस्त होते चले जा रहे हैं कि जी लिंक आएगा तो फिर ज्वाइन करेंगे। हालांकि लिंक सेम ही होता है, लेकिन लिंक आएगा, जब तक लिंक नहीं आएगा उनकी जो है ना वो पता नहीं मोबाइल काम नहीं करता या जूम ही काम करना बंद कर देता है। वही 5 बजे का टाइम है, आप बैठो इंतजार करो, जैसी मीटिंग स्टार्ट होगी आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए कोई इंपॉर्टेंट, अच्छा फिर माशाल्लाह ऑनलाइन वाले और लिहाज नहीं करते, वो आते भी 20 मिनट लेट है, फिर सर वो सर एक बार जरा दोबारा बता देंगे। भाई आपने वो जब बच्चा दरमियान में बाद में आने की वजह से ऐसा कहता ना एक बार दोबारा बता देंगे, तो कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं टीचर नहीं कोई नाचने वाला हूँ। वो कहता है ना यार एक बार और हो जाए, एक ठुमका और लगा के दिखा दे, या ये सर एक बार और, थोड़ा सा और। तो ये मुनासिब नहीं है। हम ठीक है, हम कोशिश समझ सकते हैं 2-4 मिनट आगे पीछे, लेकिन 15-15 मिनट एक सवा घंटे की क्लास में होना, और फिर आप लोगों की भी आगे क्लास होती है, 6 बजे से 1-1 मिनट ऊपर होता है तो सबकी शक्लें चेंज हो रही होती हैं कि पता नहीं कब छोड़ेंगे सर। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। ये मुसलसल जो खास तौर पे लेट आने वाले हैं आइंदा से वापस कर दूंगा मैं, फिर आप ऑफेंड हो जाते हैं कि सर इतना दूर से आए वापस कर दिया। ठीक है, चले जी। तो हमने ये बात कर ली थी। अब सवाल ये है कि ठीक है हमें समझ में आ गया कि ये सारे के सारे मेटल्स आइसोलेटेड नहीं है बल्कि केमिकली कंबाइंड है, तो अब इन्हें हासिल कैसे करेंगे? NaCl में से Na को कैसे निकाला जाए? आयरन सल्फाइड में से
आयरन को कैसे निकाला जाए, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को कैसे निकाला जाए, या जिंक क्लोराइड में से जिंक को कैसे निकाला जाए। तो बेटा इसके बारे में मैं अब जो बात आपसे कर रहा हूं थोड़ी बात करके गया था, लेकिन बहुत ध्यान सुनना, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो भी सुनना, कि बेटा इन तमाम एलिमेंट्स को आप अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, कोई भी एलिमेंट, तो इन सब के लिए हम एक ही मेथड यूज कर सकते हैं, जो है इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा मेथड? इलेक्ट्रोलिसिस। हम इस पर पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का आ रहा है। यानी अभी के लिए यूं समझ लो कि कोई भी कंपाउंड हो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को, उसके दोनों पोर्शंस को अलग किया जा सकता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं मुख्तसरन। लेकिन इलेक्ट्रॉल और इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए काफी है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये मैं पिछली क्लास में बता के गया था, और मैंने अभी जीसी में तो नहीं देखा, आईजीसीएसई में सवाल भी देखा है मैंने कि इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं हो रहा फला कंपाउंड के लिए जबकि कर सकते हैं। तो भाई समझना ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इन तमाम कंपाउंड्स के लिए यूज किया जा सकता है। लिमिटेशन क्या है? नंबर वन, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कोई नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आसमान से कहीं पर मुसलसल बिजली गिर रही है हम वहां से पावर सप्लाई ले लें, नहीं। तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। अब वो जिस भी मेथड से क्रिएट हो, वो मेथड उसकी कॉस्ट होगी। दूसरा, फिर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसमें यूज करोगे तो वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी, और जब वो कंज्यूम हो गई इसका मतलब अगले अगले बैच के लिए दोबारा से प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास कॉपर सल्फाइड का 2 टन है, तो 2 टन में उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दोबारा सेम यूज नहीं होगी, बल्कि दोबारा से मुझे मजीद अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करवानी पड़ेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इट इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट, ये महंगा प्रोसेस है, प्लस ये फीजिबल भी नहीं है हर कंट्री के लिए। भाई हमारी मुल्क की ही बात कर लेते हैं, मैं पिछली क्लास में भी बोल के गया था कि हमारा कंट्री जो कि गरीब मुल्क है, जिसमें रेजिडेंशियल लेवल पे तो स्ट्रगल है ही बिजली की, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लेवल पर भी है। वो इंडस्ट्रीज जो आपको खिला रही हैं एक्सपोर्ट कर करके, उनके पास बिजली का मसला आता है। तो फिर एक मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए इतनी बिजली का इस्तेमाल करना, ये अपने आप में अगेन लेस फीजिबल है, ठीक है, लेस स्मार्ट है। सही है जी। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई कोई स्मार्ट डिसीजन ले लें, कोई सस्ता डिसीजन ले लें, कोई जुगाड़ कर लें अगर पॉसिबल है तो इसलिए मेरे जुमले अगर आपने सही सुने हैं, तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस सब के लिए यूज हो सकता है, लेकिन सब के लिए फीजिबल नहीं है। इसीलिए एमसीक्यू में सब सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने गलत बात नहीं की थी ना, 5:17 हो रहे हैं, तो ये लास्ट में अलाउ कर रहा हूं, आज डिस्क्लेमर भी दे दिया है, 5:05 के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, इररिस्पेक्टिव के वो दूर से आ रहा है, करीब से आ रहा है, गर्ल है या बॉय। अगर लड़का बाहर जाएगा तो लड़की भी बाहर जाएगी। तो इसलिए ये उम्मीद मत कीजिएगा, आप जल्दी आ जाएं, 1 घंटा पहले निकल जाएं, पहले से आके लाइब्रेरी खुली होती है, बैठ के पढ़ा करें। मैं कई दफा कह रहा हूँ, इन लोगों को पाबंद किया, ये बच्चे बैठे हुए थे पढ़ रहे थे, बैठ जाते हैं तो पासे पर कर लेते हैं। तो जो नहीं बैठते हैं वो घर जाकर क्या करते हैं, थोड़ा सा बैठ जाए, वो रीडिंग एरिया बना हुआ है, एक क्लास खाली बनी होती है, थोड़ा बैठे डिस्कशन करें। मैं बैठा होता हूँ 8 बजे तक 9 बजे तक, कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लिया करें, इस टाइम को यूटिलाइज करें जो फिजिकल बच्चे हैं। तो 5:05 के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा क्लास में आने के लिए, ये याद रखिएगा। और ऑनलाइन वालों को भी जरा ठिकाने लगाते हैं। खैर, तो मैं एमसीक्यू सुनिएगा। एमसीक्यू जो नॉर्मली आता है ना, वो यही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड। तो याद रखें, अगर एक मेथड फीजिबल नहीं है तो वो बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक एक मेथड फीजिबल नहीं है तो ये बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है जी। खैर, तो अब सवाल ये कि क्या कोई जुगाड़ है? जी हाँ, जुगाड़ है बेटा। कार्बन से जो एलिमेंट्स नीचे हैं, जरा समझिएगा, अब हम आपके जुगाड़ की तरफ जा रहे हैं। जो एलिमेंट्स कार्बन से नीचे हैं, जो एलिमेंट्स कार्बन से नीचे हैं, क्या कार्बन उनसे ज्यादा रिएक्टिव है? यस और नो? और रिएक्टिविटी हम पिछले चैप्टर से आपको बताते आ रहे हैं। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, बोलो भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बट लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस। देखो दैट्स द ब्यूटी, एक बार पढ़ा था, कितनी बार अप्लाई हो चुका है। तो मेरे बच्चे, अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या कार्बन आयरन सल्फाइड में से आयरन को रिमूव कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो अगर कार्बन रिमूव कर दे आयरन को, तो हो गया ना आयरन अलग।
ठीक है। अच्छा, मैं कहूं क्या कार्बन जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, लेड क्लोराइड में से लेड को रिमूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को रिमूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर कार्बन जो है वो किसी भी ऐसे एलिमेंट को जो कार्बन से नीचे है, क्या उसे अपनी रिएक्टिविटी की वजह से उसे उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है ऑनलाइन वालों? जी हाँ, कर सकता है। अब सवाल ये है कि सर कार्बन को, क्या कार्बन चीपर है? तो जी हाँ। देखो कार्बन एक मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। और मजे की बात यह है कि कार्बन के लार्ज नेचुरल रिजर्वायर जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। आप अपने पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कोल माइंस मौजूद हैं, जहां बहुत बड़ी तादाद में कोयला मौजूद है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कोयले की या कोल की जो कॉस्ट है वो कितनी कम होती है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूं, या मैं केमिस्ट्री का क्या लॉजिक यूज करता हूं बेटा मनीहा, क्या नाम तुम्हारा? मिनाहिल, सॉरी। मिनाहिल के जो एलिमेंट्स कार्बन से बच्चों नीचे हैं, तो आई कैन यूज कार्बन टू रिड्यूस देम। यानी अगर मुझे कहा जाए कि भाई जिंक क्लोराइड में से जिंक कैसे निकालें, तो एक तरीका था इलेक्ट्रोलिसिस का, लेकिन वो महंगा पड़ रहा है, वो परेशान कौन है, लेस फीजिबल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, हाँ भाई, कि कार्बन को यूज करूं और कार्बन जिंक को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, तो ये मेथड मुझे बहुत सस्ता पड़ेगा, इट इज मच मोर फीजिबल। अगर मुझसे कहा जाए कि भाई आयरन ऑक्साइड में से आयरन को अलग करना है, तो एक तरीका तो क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि क्योंकि कार्बन इससे ऊपर है और कार्बन अवेलेबल भी है, चीपर भी है, सस्ता भी है, तो कार्बन से मैं आयरन को अलग कर दूं। तो प्रिंसिपल सबको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों? जी, आ रहे आ रहे उधर भी आ रहे। ठीक हो गया। अच्छा, मजे की बात सिर्फ कार्बन नहीं, अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो कॉपर कार्बन से भी नीचे है और हाइड्रोजन से भी नीचे है, यस और नो? तो अगर थियोरेटिकली स्पीकिंग मैं कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, मुझे सबका जवाब चाहिए ऑनलाइन फिजिकल, तो मैं कॉपर ऑक्साइड में से कार्बन के थ्रू कॉपर को अलग कर सकता हूं, यस और नो? लेकिन अगर मैं कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहा हूं, तो क्या हाइड्रोजन भी कार्बन को अलग, कॉपर को अलग कर देगा? यस, थियोरेटिकली स्पीकिंग हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर को अलग कर सकता है। लेकिन अगर मैं आयरन की बात करूं, तो आयरन को कार्बन तो अलग कर देगा, कार्बन तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एलिमेंट्स कार्बन से नीचे हैं और जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से भी नीचे हैं, उनकी सेपरेशन के लिए, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम कार्बन और हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। और इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट मेथड। क्या कहा जाता है बेटा? तो बजाय इसके कि हम इलेक्ट्रोलिसिस पर रिलाई करें, हम रिड्यूसिंग एजेंट मेथड पे चले जाते हैं, जिसमें हम किसको यूज करते हैं, कार्बन को या हाइड्रोजन को? याद रखें, हाइड्रोजन सिर्फ किसके लिए यूज होगा, अब हमारे लिहाज से हाइड्रोजन सिर्फ किसके लिए यूज होगा, कॉपर के लिए। हाइड्रोजन सिर्फ कॉपर के लिए यूज होगा, क्योंकि कॉपर ही है जो हाइड्रोजन से नीचे है। बाकी कार्बन सबके लिए यूज हो सकता है जो कार्बन से नीचे है। इतनी बात समझे? तो कैटेगराइजेशन दोबारा से रिपीट करो सारे के सारे बच्चों। मैंने कहा ये रिएक्टिविटी है, हम टॉपिक शुरू कर चुके हैं एक्सट्रैक्शन का, बहुत मजेदार और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो जो एलिमेंट्स बिल्कुल नीचे थे उनकी रिएक्टिविटी तो बिल्कुल ही फारिग थी, तो अल्लाह ने उन्हें नेचुरली आइसोलेटेड फॉर्म में ही रखा है और उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए कोई केमिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में थे, उनके लिए हम सब के लिए क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते थे। बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते थे, लेकिन वो फीजिबल नहीं था। जब फीजिबल नहीं था तो वी वर सर्चिंग, वी वर लुकिंग फॉर जुगाड़, वी वर लुकिंग फॉर सम चीपर ऑल्टरनेटिव। तो हमें चीपर ऑल्टरनेटिव केमिस्ट्री ने दिया कि भाई कार्बन जो रिएक्टिविटी में इनसे ऊपर है उस, और चीपर भी है, तो हम कार्बन को यूज कर सकते हैं रिएक्शन में। ये तमाम के लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बच्चे अभी जो फिजिकल है ना, ये अभी तक आ रहे हैं, इनको शायद पता है 6 बजे क्लास है, ठीक है ना? तो ये इररिस्पेक्टिव, और खासतौर पे 2 3 चेहरे तो मेरी नजर में है, गर्ल्स में से भी बॉयज में भी, जो मुसलसल ही लेट आ रहे हैं। तो अगली क्लास से 5 5 के बाद 6 हो जाए तो वहीं से यू टर्न ले लो। और जिसकी क्लास लेट होने की वजह से मिस होगी, उसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी ब्लॉक करा दो। भाई ध्यान रखो, क्या सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हूं कि इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं ही एक्साइटेड हूं, मुझे ही फिक्र है कि बच्चा अच्छे से समझ ले, आपको खुद को फिक्र क्यों नहीं है? तो इसलिए ध्यान रखें, 6 बजे के बाद रश ज्यादा होता है, 5 बजे तक तो, और अगर रश होता भी है तो भाई 20 25 मिनट पहले निकल जाएं, थोड़ा आज कम बंद बंद समझ लें।
और जल्दी निकल जाए। मैं तो कह रहा हूं आप 5 बजे का टाइम ध्यान में ना रखें, आप 4 बजे का टाइम रखें। 1 घंटा मुझे हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ पास पेपर प्रैक्टिस करता हुआ नजर आए, तो चाहे कुछ असबाब के दायरे में नजर तो आए कि कुछ कर रहे हैं, और हमारी दुआएं भी आपको हासिल हो। यकीन कीजिए, जब आप मुझसे आके कोई क्वेरी पूछते हैं या मुझे नजर आता है कोई पास पेपर कर रहा है बैठ के बगैर बोले, दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। ये शेर आलम से मिल लो, ऑनलाइन वालों को कुछ कह रहा है वो, ठीक है। 5612। चलिए बेटा, बात आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज, लेकिन हमने कहा जो कार्बन से नीचे हैं उनके लिए कार्बन यूज कर लेते हैं। अब वही सवाल आ रहा है बार बार चैट में, हालांकि पता है कि सभी बताएंगे, सबर नहीं हो रहा, कि जो कार्बन से ऊपर है उनका क्या, क्या मैं उनके लिए कार्बन यूज कर सकता हूं? क्या NaCl को कार्बन निकाल सकता है? क्या कार्बन की औकात है? नहीं निकाल सकता। क्या क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से कार्बन मैग्नीशियम को निकाल सकता है? नहीं, तो कार्बन तो यूज नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? तो मेरे बच्चों, मेरे उन्होंने हालों, अब एक बच्चा कहेगा कि सर मैग्नीशियम को निकालने के लिए मैं आपके बच्चे का सवाल दिमाग में लाकर आंसर कर रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए मैं सोडियम यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम को निकालने के लिए मैं सोडियम यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? भाई बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन सोडियम है कहां? कार्बन तो नेचुरली अवेलेबल है ना। सोडियम क्या सोडियम की शक्ल में अवेलेबल है क्या? नहीं है, वो तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में है। इसका मतलब पहले सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालूं। अब कैसे निकालूं? आप कहें सर सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालने के लिए पोटेशियम का इस्तेमाल कर लें, तो पोटेशियम कहां है? पोटेशियम कौन सा नेचुरली अवेलेबल है? मालूम हुआ कि ये जो रिएक्टिविटी वाली बात आप लगा रहे हैं कार्बन के केस में, वो बाकी जगह अप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो मेटल अवेलेबल ही नहीं है ना नेचुरल फॉर्म में। सोडियम इज नॉट अवेलेबल नेचुरल फॉर्म, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल इन कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब यहां पर रिएक्टिविटी वाला जुगाड़ नहीं चल सकता। तो अब जब कोई ऑप्शन ना बचे, वो कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, या समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अब जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो इवेंचुअली आप फिर किस मेथड पर रिलाई करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस पर। ठीक है ना? आपने ठुकरा दिया था इलेक्ट्रोलिसिस को, क्या है? लेस फीजिबल मेथड है। ठीक है, तो अब अल्लाह ने आपको घुटनों पे ला दिया कि आपको मजबूरन इलेक्ट्रोलिसिस ही पर रिलाय करना पड़ेगा। कौन से एलिमेंट्स के लिए? जो कार्बन से ऊपर हैं। इससे एक बात और पता चली कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पर रिलाय करोगे, इनके लिए रिलाय करोगे किस पर? इलेक्ट्रोलिसिस पर, तो क्या इनकी कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और यही चीज हम अपनी कॉमन सोसाइटी में देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने अब्बा उब्बा के साथ थोड़ा सा घर में थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं, घर की खरीदारी में, मेंटेनेंस में, तो आपको ये बात बखूबी अंदाजा होगा, क्लियरली अंदाजा होगा कि देखो आयरन, अगर मैं पूछूं आयरन की एक्सट्रैक्शन कौन से मेथड से होगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लोहे की कॉस्ट देख लीजिए और आप एल्यूमिनियम की कॉस्ट देख लीजिए। लोहा और एल्यूमिनियम तो हमारे घरों में कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं ना। एल्यूमिनियम जितने भी आपकी ये आप देख लीजिए, ये जो खिड़की दरवाजों के फ्रेम्स बनाए जाते हैं, मेजॉरिटी एल्यूमिनियम से बनाए जा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम की कॉस्ट देख लीजिए और आयरन की कॉस्ट देख लीजिए। मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता देता हूं, एक रफ कंपैरिजन के लिए, कि जो नॉर्मली हमारे लकड़ी वाले हम लोग दरवाजे लगाते हैं रूम्स के अंदर, उस पे एल्यूमिनियम का फ्रेम बनता है। ये एल्यूमिनियम फ्रेम जो बनाया जाता है, इंतहाई थिन एल्यूमिनियम शीट का होता है। उसके बावजूद भी आज की तारीख में एक दरवाजे की वो एल्यूमिनियम शीट जो है आपको कोई 20-22 हजार की पड़ेगी। और उतनी उतनी उस गेज के आयरन में, उस गेज में अगर आप आयरन की शीट बनवा लें, तो शायद आपको 1000-1200 की पड़ जाए। तो बहुत फर्क आ जाता है कॉस्ट में। अब कोई लिख रहा है नमक इतना सस्ता क्यों है? भाई नमक तो नेचुरली अवेलेबल है, सोडियम सस्ता थोड़ी है। कॉस्ट उस वक्त बढ़ेगी जब नमक से सोडियम हासिल किया जाएगा। तो सोडियम मैं बता चुका हूं कि अगर आज आप सोडियम लेने जाएं, आप वैसी मालूम कर लें, साइंटिफिक स्टोर का नंबर सर्च करें गूगल पर, अव्वल तो वो सोडियम देगा नहीं आपको, लेकिन अगर आप मवूशी से कॉस्ट बता दो तो वो आपको बताएगा कि 500 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 250 ग्राम ऑफ सोडियम की कॉस्ट भी लगभग 10-12-15 हजार से ज्यादा है। यानी 250 ग्राम एक छोटे से जार में आपको वो सोडियम दे देगा और 10-15 हजार रुपए बोलेगा कि इसके हैं। तो खैर खुलासा ये कि इट इज ऑब्वियस एंड कॉमन सेंस कि जो एलिमेंट्स कार्बन से ऊपर हैं, बोलो बच्चे, जो एलिमेंट्स कार्बन से ऊपर हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस इज द ओनली चॉइस। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का पूरा हो गया कि जिसमें, हाँ, हो गया। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का पूरा हो गया, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको ये बखूबी पता होना चाहिए बेटा, क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से मेटल के लिए आइडियल चॉइसेस क्या हैं। अब
एमसीक्यू में आता है बहुत ज्यादा। अब हमारे इस चैप्टर का आगे का लेआउट क्या है? आगे के लेआउट में बेटा एक एक्सट्रैक्शन हमने पढ़नी है जो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होती हो, और एक एक्सट्रैक्शन हमने पढ़नी है जो कि होती हो किसके थ्रू? रिड्यूसिंग एजेंट मेथड के थ्रू। और हमारे सिलेबस में ये दोनों एक्सट्रैक्शंस एग्जांपल्स के साथ मौजूद हैं। एक आयरन की एक्सट्रैक्शन है और एक एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन है। लेआउट ऑफ द चैप्टर, आगे आयरन की एक्सट्रैक्शन है और एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन है। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। आयरन के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? रिड्यूसिंग एजेंट मेथड यूज होगा। अब याद रखिए कि एल्यूमिनियम के लिए चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है और अगला चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस पर आ रहा है, तो हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ही के साथ करेंगे। तो आप और कट डाउन कर लीजिए, तो इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ क्या पढ़ना है? आयरन की एक्सट्रैक्शन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है भाई? आयरन की एक्सट्रैक्शन को, जो रिड्यूसिंग एजेंट मेथड से होगी। बट बिफोर वी डायरेक्टली जंप इनटू द सैफ, कह रहे हैं हाइड्रोजन वाली बात रिपीट कर दें। हाइड्रोजन वाली बात ये थी कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे हैं उनके लिए कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, दैट वाज वेरी सिंपल कि हाइड्रोजन कैन आल्सो बी यूज। जी, हाइड्रोजन और कार्बन को थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना तो क्या करें? अब सवाल आया कि हाइड्रोजन और कार्बन को खुद एक्सट्रैक्ट करना, हालांकि मैं कार्बन वाला जवाब दे गया कि कार्बन तो नेचुरली कार्बन की फॉर्म में अवेलेबल ही है ना। आपको जो माइंड से निकल रहा है वो प्योर कार्बन निकाल रहे हो आप, तो कार्बन क्यों एक्सट्रैक्ट करेंगे? वो तो ऑलरेडी अवेलेबल। हाँ, हाइड्रोजन नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो हाइड्रोजन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो वो बहुत सारे तरीके, क्रूड ऑयल से निकलती है, मुख्तलिफ चीजें। तो हाइड्रोजन वाला मेथड इसीलिए प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन वाला मेथड जो है उसमें कॉस्ट ज्यादा है, हाइड्रोजन भी नेचुरली अवेलेबल नहीं होती। खैर, करा सकते हैं, तो फिर कार्बन की कॉस्ट, फिर हाइड्रोजन की कॉस्ट, फिर हाइड्रोजन को यूज करें। कॉमन सेंस भी है। तू कैसा बिजनेसमैन है? मेमन है, 2 नंबर मेमन। ये कैसा बिजनेस है कि पहले मैं हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करूं कार्बन से, फिर उसी हाइड्रोजन को यूज करूं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? अबे तो मैं डायरेक्टली में कार्बन से ना कर लूं। उससे सस्ते मेथड है हाइड्रोजन के लिए। मेमन, 2 नंबर मेमन। चले जी। जी अनुद, जिंक की एक्सट्रैक्शन हमारे सिलेबस से खत्म हो चुकी है। चले भाई, अब मेरा बच्चा, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमने एक्सट्रैक्शन पढ़नी है। अब सवाल ये है कि क्या पढ़ना है? तो जवाब आ गया, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन फिलहाल नहीं पढ़ रहे। कौन सी पढ़ेंगे? आयरन की। लेकिन उससे पहले हमारे सिलेबस में कुछ कुछ टर्म्स हैं। ये टर्म्स डिफाइन करने के लिए आती हैं और इन टर्म्स का यूजेज एमसीक्यूज में भी किया जाता है। तो जल्दी से उन टर्म्स को बेटा डिस्कस करते हैं। हेडिंग बनाइएगा, मेटलर्जिकल टर्म्स। हेडिंग बना लीजिएगा, मेटलर्जिकल टर्म्स। मेटल से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो टर्म्स हम एक्सट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं। एवरीबॉडी, मेटलर्जिकल टर्म्स। जल्दी जल्दी 4-5 डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशन के तौर पे भी पूछी जाती हैं और एमसीक्यू में भी आती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला टर्म है बेटा खुद मेटलर्जी। फर्स्ट टर्म है मेटलर्जी। पहला टर्म है मेटलर्जी। ये मेटलर्जी पूरी की पूरी एक स्पेशलिटी है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेटलर्जिकल साइंसेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ये कौन सी साइंस है? ये कौन सी साइंस की ब्रांच या केमिस्ट्री की ब्रांच है? बेटा ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप मेटल्स के बारे में, उनके ओर्स के बारे में। और क्या होता है? मेटल की जो नेचुरली अवेलेबल फॉर्म है उसे ओर कहा जाता है। मेटल की जो नेचुरल, जैसे अभी मैंने कहा कि सोडियम किस फॉर्म में होता है? सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में। तो सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म है, जो भी उसका नेचुरली अवेलेबल नमक का फॉर्म है, दैट इज ओर ऑफ सोडियम। तो मेटल की नेचुरली अवेलेबल फॉर्म को ओर, ORE, ओर कहा जाता है। अब मेटलर्जी क्या है? ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मेटल्स के बारे में, उनके ओर्स के बारे में, कहां कहां वो ओर्स हो सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना है या ये सुना है कि दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो अतरंगी कलर्स की है। फॉर एग्जांपल, आपको लैंड का कलर जो है मालूम है, लेकिन गालिबन पेरो में, एक जगह पेरो में, पीरू पीरू या पेरो करके जो है ना, वहां पर एक पूरी लैंड है जो बिल्कुल रेड है। बिल्कुल रेड है। पूरा पहाड़ है जो बिल्कुल डार्क रेड है। तो वो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी कि उसमें ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो लाल है। बहुत सारी जगह पर आप सुनते हैं वो डेड सी, आपने सुना होगा कि डेड सी में कोई डूबना चाहे तो नहीं डूब सकता।
क्यों नहीं डूब सकता? क्योंकि वो आपको ऊपर फेंक देता है, क्योंकि उसमें नमक इतना ज्यादा है कि उसकी डेंसिटी आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी उसमें डूब ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेटल्स, मेटलर्जी में आप क्या सीखते हो? मेटल्स के बारे में, उनके नेचुरल अवेलेबल ओर्स के बारे में, फिर वो ओर्स कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू मेटल, मेटालिक ओर एंड देयर एक्सट्रैक्शन, यानी वो पूरी ब्रांच या वो पूरी साइंस जिसमें आप मेटल्स और उनके ओर्स और उनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हो, इसे आप मेटलर्जी कहते हैं। लिखेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन लिखते जाइएगा, लिखते हुए भी आप याद कर सकते हैं। स्टडी ऑफ मेटल्स, देयर ओर्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from their ores is called मेटलर्जी। सिंपल है, कोई बहुत लंबा लंबा इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सब छोटी छोटी डेफिनेशन है। तो मेटलर्जी सिंपल हो गई, नाम से भी आप रिलेट कर सकते हो, मेटल्स की स्टडी, मेटल्स के ओर्स की स्टडी और उनके एक्सट्रैक्शन की स्टडी, इसे आप मेटलर्जी कहते हो। अब अगला टर्म आ गया फौरन से बेटा, ओर। अगला टर्म आ गया ओर। अभी मैंने बताया क्या होता है ओर, मेटल की नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म को ओर कहते हैं। ठीक है जी, तो लिखेंगे नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मेटल इज कॉल्ड ओर। ओर बोला था मैंने, ओरियो नहीं बोला भाई, इट्स ओर। ठीक है जी, मेटल की नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म को ओर कहते हैं। चलो भाई, अब यहां तक, यहां से आगे कुछ यूनिक टर्म्स आ रही हैं जो एमसीक्यूज में जब आती हैं, अगर तो आपने पढ़ी है या आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो फिर तो आपको पता होती है, वरना आप फंस जाते हो, हालांकि आसान है। अगला टर्म आ रहा है जी, शाहजेब साहब याद है आपको? वेरी गुड, अगला टर्म आ रहा है बेटा गैंग। अब ये GANG गैंग नहीं है, GANGUE गैंग। ठीक है, गैंग शैंग नहीं, गैंग। अब ये गैंग क्या होता है भाई? लॉजिकली समझना तो आसानी से फटाफट समझ लोगे। मुझे बताओ कि जब आपको एक मेटल का ओर मिला, मेटल की कंबाइंड फॉर्म मिली, अब क्या वो मेटल नहा धो के साफ सुथरा तौलिए में लिपटा हुआ मिलेगा आपको? नहीं। जाहिर है, आप उसे चाहे अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हो, चाहे आप उसे पहाड़ों से निकाल रहे हो, दैट वुड बी कवर्ड विद लॉट ऑफ इंप्योरिटीज। यस और नो? बहुत सारी उसके ऊपर क्या होंगी, तरह तरह की इंप्योरिटीज होंगी। ठीक है ना? तो बेटा किसी भी ओर के साथ जो इंप्योरिटीज होती है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? गैंग। किसी के साथ, किसी भी ओर के साथ जो इंप्योरिटीज होती है उन्हें क्या कहते हैं? गैंग। और आम तौर पर किसी भी ओर के साथ सबसे बड़ी इंप्योरिटी क्या होती है? सैंड की। सबसे बड़ी इंप्योरिटी आमतौर पर हर ओर के साथ किसकी निकलती है? सैंड की। यानी जब आप ओर्स निकालते हो तो बड़े बड़े सैंडी रॉक में कवर होते हैं, मट्टी के ढेलों में छुपे हुए होते हैं। ठीक है ना? तो आम सबकी बात नहीं कर रहा, बट ज्यादातर जो ओर्स हैं उनके साथ, क्योंकि जमीन से निकाल रहे हो या पहाड़ों से निकाल रहे हो, और अल्लाह ने सैंड हर जगह रखी है, तो आम तौर पर ओर के साथ जो इंप्योरिटी हमें सबसे ज्यादा मिलती है वो क्या होती है? सैंड होती है, जो आप जाइंट स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो, SiO2, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। यस। तो मेरे बच्चे, गैंग किसे कहते हैं बोलिए? किसी भी ओर के साथ जो इंप्योरिटी अटैच्ड होती है उसे गैंग कहा जाता है। और आम तौर पे सबसे कॉमन गैंग जो होता है वो सैंड होती है, जो जाइंट स्ट्रक्चर में आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका के नाम से भी पढ़ चुके हो। जल्दी से लिखिएगा। impurities associated with gang, oh, associated with ore is called gang. Most common gang with ores
is sand, SiO2। अब यहां से अब एक डायग्राम के थ्रू मैं बाकी बातें आपको समझाऊंगा तो और मुझे आसानी हो जाएगी। इमेजिन करें कि आपको ये एक ओर मिला और इमेजिन करें कि ये ओर पूरा का पूरा किसमें कवर्ड था? गैंग में कवर्ड था। किसमें कवर्ड था भाई? गैंग। इस जाहिर है अब जब इस तरह कवर्ड था तो मुझे ओर तक पहुंचने के लिए पहले गैंग को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डज दिस मेक सेंस? तुम्हारे स्कूल में एग्जाम खत्म हुए अब तक या नहीं हुए? जी जी, हो गए फाइनली। अब स्कूल जाने का भी होगा इत्तेफाक? या अल्लाह तेरा शुक्र। भाई बड़ा यूनिक स्कूल है इनके, एक एक महीने एग्जाम चलते हैं। स्कूल स्टार्ट होता है 2 महीने, 2 हफ्ते पढ़ाई होती है, फिर 1 महीने एग्जाम। एग्जाम से पहले 1 हफ्ते की छुट्टी, एग्जाम 3 हफ्ते चलते हैं फिर। हाँ, इलेवेंथ में आ रहा हूँ, इलेवेंथ बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुआ है, खत्म ही नहीं हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, पेपर ही खत्म नहीं हो रहे थे, पता नहीं कितने पेपर्स है भाई। तो किसी को भी अगर ठंड मचाकर स्कूलिंग करनी हो तो इनसे, स्कूल वालों से राब्ता कर ले। जाना ना जाना बराबर है। फीस कितनी है वहां? फ्री है? 10,000 है? कितनी है? हाँ जी जी, ए लेवल्स की 10,000 है। जी जी, नहीं मुझे बच्चों ने बताया भाई 10,000 है। हाँ, नेवी वालों की ही, बगैर नेवी वालों की बात नहीं हो रही जी। अच्छा 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 अच्छा, ओहो। देखो भाई, तो अगर कोई सस्ते में ए लेवल्स करना चाहता है, वैसे मैं नॉर्मली नहीं हाईलाइट करता हूं, लेकिन ए लेवल्स में एक बहुत बड़ा मसला है और वो है आपकी फी का। 2-2 लाख रुपए एडमिशन फी और पता नहीं क्या क्या ड्रामा। अगर आप खुद काबिल हैं और आप एक नॉन फेमस इंस्टीट्यूट को प्रेफर करने के लिए तैयार हैं तो बहरिया कॉलेज कारसाज जो है वो एक बड़ा आइडियल ऑप्शन है कराची में, जहां से आप ए लेवल्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां टोटल फी स्ट्रक्चर ही 18-19 हजार का है। मतलब नॉन सिविलियंस के लिए 19 हजार टोटल फी स्ट्रक्चर है। उस पर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो और छक्के चुक्के। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप ए लेवल्स कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल, तो ये, सॉरी, हाँ लेकिन टीचर्स नहीं है वहां पढ़ाने वाले, ये मैं बताना भूल गया, ये बताना भूल गया, ये बताना भूल गया, सॉरी। मुझे ये बताया बच्चों ने और एक पीटीएम में एक 2-4 अम्मा अब्बा ने कि आपकी वजह से कराया है। मैंने कहा मैंने कब कहा था? कह रहे नहीं हमें पता था आप पढ़ाते हैं वहां पर। मैंने कहा मैं तो छोड़ रहा हूँ। खैर चलो, ओ बैक टू डिस्कशन। तो भाई हम बात कर रहे थे ओर की और किसकी? गैंग की। बैक टू डिस्कशन हो गया भाई। तो ओर क्या है भाई? मेटल का फॉर्म है, उसके ऊपर क्या मौजूद है? इंप्योरिटीज। इसको क्या कहते हैं? गैंग। हाँ, तो मैं सवाल ये पूछ रहा था कि भाई ये बताओ कि गैंग के बगैर ओर तक पहुंचेंगे नहीं, गैंग को क्या करना पड़ेगा? रिमूव। तो मेरा बच्चा, गैंग को रिमूव करने के लिए जो केमिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं, गैंग को रिमूव करने के लिए जो केमिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं उन्हें फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। गैंग को रिमूव करने के लिए जब जो भी केमिकल यूज किया जाएगा उसे फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है जी। अभी आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन आएगा ना, वहां पर ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी आएंगी कि भाई इस प्रोसेस में ये गैंग है, ये फ्लक्स है, ये फलाना, ये ढमकाना। तो मेरे बच्चे, गैंग को रिमूव करने के लिए अगला टर्म क्या है भाई? फ्लक्स का टर्म है। मैंने क्या बताया? आपने ओर तक पहुंचना है तो गैंग को रिमूव करना है, और गैंग को रिमूव करने के लिए द केमिकल रिएजेंट्स, बेटा बातें नहीं करो, यूज टू रिमूव गैंग फ्रॉम एन ओर। आपने ओर से गैंग को अलग करने के लिए इज कॉल्ड फ्लक्स। जो केमिकल एजेंट आप यूज करोगे, तवज्जो रखो, जो केमिकल एजेंट आप यूज करोगे गैंग को रिमूव करने के लिए, उसे कहा जाता है फ्लक्स। आमतौर पर, आमतौर पर, अभी मैंने क्या बताया था? सबसे मेजॉरिटी केसेस में गैंग कौन होता है? सैंड होती है। और सैंड को रिमूव करने के लिए आमतौर पर सबसे कॉमन फ्लक्स जो यूज किया जाता है ना, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये ये समझ लो कि वो है, अगर गैंग हीर है तो ये रांझा है,
अगर गैंग शीरी है तो ये फरहाद है, अगर गैंग सस्सी है तो ये पन्नू है। समझ गए? तो ये इट कैल्शियम ऑक्साइड जस्ट लव टू कंबाइन विद सैंड। कैल्शियम ऑक्साइड पागल है, दीवाना है, बावला है सैंड के पीछे। तो अगर मुझे सैंड को रिमूव करना है तो कैल्शियम ऑक्साइड दो दीवानों को मिला दो, वो भी खुश और आप भी खुश। समझ गए? प्यार करने वालों को तो मिला देना चाहिए ना, नहीं मिलाना चाहिए। नुकसान इसी वक्त है कि जब आपकी नजरें भी वही हो। 2011 में मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार कैम्ब्रिज में इन्विजिलेशन करने चलते हैं। मैंने कहा यार क्या ख्वारी का काम है? कह रहा यार पैसे बन जाएंगे। 11 की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा भाई मैं तो अच्छा खासा पढ़ाता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। कह रहे नहीं यार चलना, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, चलना 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 चलना। उस जमाने में इन्विजिलेशन में और तुम 2011 में पैदा हुए थे पहले, ये छोड़ो, बाद में दरमियान में टांग मत अड़ाया करो। तो प्रोसेस में तो जबरदस्ती उस वक्त मैं अच्छे से याद है मुझे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैम्ब्रिज में इन्विजिलेटर्स हायर करने का बाकायदा एक प्रोसेस था, जो कि अब खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। बाकायदा 5 स्टार होटल में इंटरव्यू होते थे और अलग अलग रूम में 150 200 250 बंदा इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है और अलग अलग लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसा इंटरव्यू जैसे पता नहीं आईएसआई में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? और आपकी क्रेडिबिलिटी चेक हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो मेरा जो दोस्त था ना, ही वाज वेरी पैशनेट कि यार मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, मतलब एक साइडवेज बन जाएगा, और डॉलर्स में पे कर रहे थे। तो इवेंचुअली जो है हमने, उसके कहने पर मैं चला गया। 1 1.5 घंटे की वेटिंग हुई, फिर इंटरव्यू हुआ उसका अलग रूम में, मेरा अलग रूम में हुआ इंटरव्यू। और फिर इंटरव्यू के बाद वो फिर आपको ईमेल करके बताते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं भूल गया कि मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ। फिर मेरे दोस्त की कॉल आई कि यार वो देख ईमेल पे आ गया है, वो इंटरव्यू रिजल्ट आ गया तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। कह रहा आ गया। मैंने कहा क्या है? तो देखा हुआ था यू आर वेलकम इन द टीम और ये हो गया। मैंने कहा तेरा क्या हुआ? कह रहे यार रिजेक्ट हो गया। तो जो बेचारा ज्यादा तड़प कर गया था वो रिजेक्ट हो गया, और जो ऐसे ही चला गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कैजुअल रहना ना बड़ा जरूरी होता है एग्जाम में भी ना। जो बच्चे काम रहते हैं, भाई मुझे एक तो जरूरत नहीं थी, तो उससे मैं काम रहा, परेशान नहीं रहा। हड़बड़ाहट में आदमी ऊटपटांग हरकतें कर देता है। तो इसीलिए एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे जो पूरे साल तैयारी करते हैं ना, वो चवल मार के आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉ लॉस ऑफ टेम्परामेंट इन द एग्जाम। कोई सवाल में 2 वर्ड्स उन्होंने नहीं देख लिए, अब उनकी हाथ पांव फूल जाएंगे। ऊपर से ये एग्जाम भी जो है, जब एसी वाला चिल रूम हो, हर थोड़ी देर में वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही होती है, वो अलग डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, वो अलग आपकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा होता है। नाश्ता आप करके नहीं गए होते, रात को आप जाग रहे होते थे। तो इवेंचुअली ये सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस को करती है खराब। तो कोशिश करें कि अपना जो है ना थोड़ा सा ख्याल करें इस बारे में। खैर, चले जी, बहरहाल बैक टू डिस्कशन। तो बेटा फ्लक्स की बात पता नहीं कहां से वहां केमिस्ट्री तक निकल गई। तो बात हो रही थी कैल्शियम ऑक्साइड की। तो मैंने कहा आम तौर पर, मैंने क्या कहा कि सबसे कॉमन फ्लक्स कौन, सबसे कॉमन गैंग कौन होता है बेटा? बोलो। सैंड। और आम तौर पर सैंड को रिमूव करने के लिए सबसे कॉमन फ्लक्स कौन सा यूज किया जाता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड यूज। अगर कोई और होगा तो कुछ और यूज करेंगे, लेकिन अगर सैंड है तो सैंड के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो चूना है, पका हुआ चूना। तो चूना चूंकि नेचुरली अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ता होता है, तो अगर हमने कोई रिमूव करने के लिए कोई चीज यूज करनी है तो हम सस्ते ऑप्शन पे जाएंगे ना। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है एज अ फ्लक्स। अब आ जाओ आगे। लाइमस्टोन नहीं बेटा, लाइमस्टोन होता है कच्चा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। ठीक है? एक होता है कच्चा चूना और एक होता है पका हुआ चूना। अगर कभी घर में पेंट हुआ हो तो आप देखेंगे कि वो चूना लेकर आएगा, वो जो चूना है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन कहते हैं। फिर उसे पानी में डाल देगा, रात भर वो पानी में करता रहेगा, और वो बाकायदा फिर उसकी बेकिंग, वो बेकिंग का प्रोसेस कहलाता है उसकी। और फिर जब वो सुबह 6 8 घंटे के बाद प्रॉपरली जो है वो बेक हो जाएगा, फिर वो चूना किया जाता है दो, जो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, पका हुआ चूना, स्लेक्ट लाइन। हाँ जी, हाँ जी। ऑक्साइड। अच्छा जी, मोनो भी कह सकते हैं, बट जब एक ही है तो कहने की जरूरत नहीं। नजर आ रहा है ना? एक है। आगे चलो, दरमियान में नहीं बोला, मना किया ना तुमको मैंने। तुम बिल्कुल मना है तुम्हारा। तुमने मुझे कहा वर्जीत में मालपुरा खिलाओगे, पता नहीं मालपुरा मालपुरा, और तुम फिर गायब हो गए। अच्छा बेटा, अगला बेटा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। तुम मुंह पे कपड़ा डालो, काला कपड़ा डालो इसके मुंह पे। अगला बेटा कॉन्सेप्ट आ रहा है स्लैग। बेटा तवज्जो रखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है स्लैग। ठीक है?
सबसे ज्यादा एमसीक्यू में जो मेरी नजर में और मेरी याददाश्त में है वो स्लैग ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन टर्म्स में से स्लैग के आए हैं। ठीक है जी। अब स्लैग क्या होता है तो देखिए बेटा, ये था गैंग। ऑनलाइन वाले तमाम बच्चों तवज्जो रखना, ये था गैंग। इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या भेजा? फ्लक्स। फ्लक्स गया और गैंग से हो गया कंबाइन, केमिकली कंबाइन हुआ ताकि गैंग क्या हो जाए, और को छोड़े मुझसे चिपक जाए, उसको छोड़े मुझसे लग जाए। तो मेरे बच्चे, ये जो फ्लक्स और गैंग के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है इसे स्लैग कहते हैं। फ्लक्स और गैंग, भाई फ्लक्स गया, ऑनलाइन वालों तवज्जो रखना, फ्लक्स गया और किससे कंबाइन हुआ? गैंग से। तो फ्लक्स जब गैंग से कंबाइन होता है, जो कंपाउंड बनता है, जो फॉर्मेशन होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्लैग। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल से दिखाऊं, तो जब, तवज्जो रखिएगा, हमने आपको बताया SiO2 क्या था बेटा? SiO2 नॉर्मली क्या होता है? गैंग होता है। और इसको निकालने के लिए हम क्या डालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जाता है और जाकर SiO2 से चिमड़ जाता है, रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके बनाता है CaSiO3। मुश्किल नहीं है, देखो CaSi और O2 और O एक तीसरा हो, तो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो? स्लैग। अगर आप समझ रहे हो गौर से, तो ये कहलाएगा गैंग, यस और नो? ये कहलाएगा फ्लक्स और ये कहलाएगा, बोलो, स्लैग। इज दिस क्लियर बच्चा? बच्चा क्लियर है? ये गैंग होगा, ये फ्लक्स होगा और ये स्लैग होगा। तो डेफिनेशन तो रही गई। क्या डेफिनेशन है? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फ्लक्स combines with gang. The product formed when flux combines with gang is what we call slag. तो अगर 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 मट्टी गैंग है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है? कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। और अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सिलिकेट। सर, डू वी नीड टू मेमोराइज दिस इक्वेशन? जी हाँ, आपके सिलेबस की है भाई, घर से थोड़ी लाया हूं मैं। ये एग्जाम्पल रैंडमली नहीं दे रहा, आपके सिलेबस की एग्जाम्पल दे रहा हूं। यू नीड टू नो दिस। मैंने आपको बताया कई दफा, स्लैग का क्वेश्चन तो कई दफा आ चुका है एग्जाम में कि स्लैग क्या होता है और आमतौर पे फलां प्रोसेस का स्लैग बताइए क्या होता है। आखिरी टर्म, आखिरी टर्म आ रही है बेटा, लास्ट टर्म आ रही है लड़कों, स्मेल्टिंग। आखिरी टर्म आ रही है बेटा, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग किसे कहते हैं? है क्या? क्या नाम है तुम्हारा बराबर वाले? हाँ, बैग लाए हो? ठूसो उसके मुंह में। तो मजाक कर रहा हूं, बुरा नहीं मान। चलो जी, स्मेल्टिंग। मेरा बच्चा, स्मेल्टिंग किसे कहते हैं? आपने स्मेल्टिंग अच्छे से तो नहीं की, करीब करीब की हुई है। स्मेल्टिंग कहते हैं उस प्रोसेस को जब आप किसी कंटेनर को हीट करने के लिए, जब आप कोक का इस्तेमाल करें। कोक, कोका कोला नहीं, कोक कहते हैं 99% प्योर कार्बन को। कोक कहते हैं 99% प्योर कार्बन को, जो माइन से निकलता है, पिच डार्क ब्लैक कलर का कोयला। उर्दू में कहेंगे तो कोयला ही कहेंगे। कि जब किसी प्रोसेस में हीटिंग के लिए आप कोक का इस्तेमाल करें। अब मैंने क्यों कहा कि आपने किया हुआ है? जैसे आप बारबेक्यू करते हो, वो जो अभी तिक्के बोटी वाला सीजन जल्दी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, बिहारी कबाब लगा रहे हो, तिक्का बोटी, अफगानी बोटी लगा रहे हो, सर्दी की रातें हैं और हवा चल रही है और दोस्त सारे इकट्ठे हैं, पूरियां फ्राई हो रही हैं और एक तरफ तिक्का बोटी बन रही है, बिहारी कबाब बन रहे हैं, सलाद रायता और जनाब सिरका और प्याज भी रेडी है, चटनियां भी इमली की और पुदीने की रेडी है। तो ये जो प्रोसेस आप जिसमें कोयले से हीट ले रहे होते हो और गोश्त को पका रहे होते हो, इस प्रोसेस को भी किसी दर्जे में स्मेल्टिंग कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस में हम कोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इम्प्योर है, लकड़ी को जला के बनता है, तो ये उस लिहाज से तो प्योर नहीं है। लेकिन बहरहाल, अगर यही प्रोसेस आप प्योर कोयले से करें तो इसको स्मेल्टिंग कहा जाता है। व्हाट इज स्मेल्टिंग? वो प्रोसेस जिसमें आप हीटिंग के लिए किसका इस्तेमाल करें? कोक का इस्तेमाल करें, उसे क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। लिखेंगे। हम्म। हम्म। क्या किया? स्मेल्टिंग को किया कोयले से? अच्छा, मुझे नहीं पता ना, मैं देर से आया था। द प्रोसेस
और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और आपको पता है ना कि जो सेलिब्रिटी होता है वो बाद में ही आता है। द प्रोसेस इन विच कोक 99% प्योर कार्बन is used to heat the system। अच्छा एक बात और सुन लीजिएगा, ये अब पूछा तो नहीं गया, ए लेवल्स में आ जाता है, वैसे मैं बता देता हूं कि एक नॉर्मल चूल्हे की हीटिंग में और कोक की हीटिंग में क्या फर्क होता है। एक कोयले से जब आप हीट करते हैं और एक चूल्हे से जब आप हीट करते हैं, डायरेक्ट फ्लेम पे हीट करते हैं, और एक है कि कोल की कंबशन से आप उसको हीट करते हैं, दोनों में फर्क है। और अब ये फर्क आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। अगर तो आपको बारबेक्यू करने का सही तजुर्बा है तो आप ये जानते हैं, आप सेकंड करोगे कि कभी कभी क्या होता है, आप कोयले को ज्यादा एयर देते हो, आग लग जाती है फ्लेम। तो आप क्या देखते हो, जब आग लग जाती है तो गोश्त जो आप बना रहे होते हो उस पर, वो काला तो जल्दी हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोल है ना, उसकी खास बात क्या है कि वो स्लो हीट देता है और यूनिफॉर्म हीट देता है। कोयले से आपको स्लो और यूनिफॉर्म हीट मिलती है, जबकि जब डायरेक्ट फ्लेम होता है तो आपको हाई हीट तो मिलती है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। और नॉन यूनिफॉर्म, आप देखें, ट्राई कीजिएगा इस बात को। आप चूल्हे पर जो खाना बनाते हैं घर में, वो अगर गलती से रह गया खुला और आंच भी तेज थी, फ्लेम भी तेज था, खाना जल पड़ता है, जल जाता है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं है। यूनिफॉर्म, और खाना इसीलिए देर से ही पकता है, इसीलिए बार बार चम्मच भी चलाना पड़ता है। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक कुकर्स यूज किए हो जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें कम टाइम में खाना पक जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म, वो वहां पर भी यूनिफॉर्म हीटिंग का रोल है। जब हम नॉर्मल चूल्हे पे खाना पका रहे होते हैं तो वो खाना चूंकि यूनिफॉर्मली हीट नहीं हो रहा होता, तो उसको स्टर करना पड़ता है, वरना वो सही तरीके से नहीं पकेगा, सही तरीके से बुनाई भी नहीं होगी। तो जब आप कोयले पर कोई चीज हीट करते हैं तो हीट आपको ज्यादा देर तक और यूनिफॉर्म मिलती है। इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर कहीं हीटिंग करनी हो तो स्मेल्टिंग इज एन ऑप्शन, और सस्ता भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। खैर, तो द प्रोसेस इन विच कोक इज यूज टू हीट द सिस्टम इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो बेटा ये टर्म्स थी जो आपने पढ़नी थी। अब फाइनली हेडिंग बना लीजिए। आई यू ऑल विद मी ऑनलाइन वाले बच्चों? सबको यहां तक क्लियर है बच्चे? ये चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं सबको? ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। इन स्मेल्टिंग व्हाट इज बीइंग हीटेड, कुछ भी हो सकता है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे बेटा। जैसे अगर आप बलूचिस्तान ब्रोही रेस्टोरेंट पे जाएं तो वहां पर कढ़ाई भी आपको जो है कोयले पे तैयार करके मिल रही है, लकड़ी जला के कोयला तैयार कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वो भी स्मेल्टिंग है। तो डिपेंड करता है आप क्या हीट कर रहे हैं। या बारबेक्यू करने के बाद अक्सर लोग उसी कोयले पे चाय तैयार कर लेते हैं, तो वो भी स्मेल्टिंग है ना। तुम्हारे मुंह से जो पानी आ रहा है तुम्हारे मास्क के नीचे से निकल रहा है, क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे दिमाग में वो तिक्का बोटी नहीं हट रही, तुम तिक्का बोटी वजह से निकल नहीं पा रही हो बाहर। अच्छा जी, अब मेरा बच्चा हेडिंग बनाए, एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्या होगा भाई, कौन तुक्का लगाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस इन फ्रॉम हीमाटाइट ओर। कौन सा ओर? हेमाटाइट ओर। हम आयरन की एक्सट्रैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने आयरन की एक्सट्रैक्शन को पढ़ना है, तो आयरन की एक्सट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, और हेडिंग में ही आधी इंफॉर्मेशन है कि आयरन की एक्सट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में होने वाली, किससे? हेमाटाइट ओर से। हमने आपको बताया कि अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर होते हैं। अब जहन में रखिएगा कि आयरन को अगर हम नेचुरली बात करें तो आयरन नेचुरली दो ओर्स में होता है, या आयरन के जो लार्ज रिजर्व हैं दुनिया में, वो दो फॉर्म्स में है। आयरन के जो लार्ज रिजर्व्स हैं दुनिया में, जो ढूंढे गए हैं, फाउंड आउट किए गए हैं, वो दो फॉर्म्स में है। एक जिसे हम कहते हैं हेमाटाइट, और एक जिसे हम कहते हैं पायराइट। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक में ये दोनों लिखे हुए, एक है हेमाटाइट और एक है पायराइट। हेमेटाइट है आयरन का वो ओर जिसमें आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ हुआ है, जो हमने पढ़ना भी है। हेमेटाइट है वो ओर जिसमें आयरन कंबाइन हुआ हुआ है, किससे? ऑक्सीजन से, केमिकली कंबाइंड होगा ना। और पायराइट वो ओर है जिसमें आयरन कंबाइन हुआ हुआ है सल्फर से, इसलिए याद रखिएगा ये पायराइट।
आयरन ही के ओर हैं, लेकिन आयरन का कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है अपना हेमाटाइट में ऑक्सीजन के साथ, जो हमने पढ़ना भी है, और पायराइट में हुआ हुआ है आयरन का कॉम्बिनेशन सल्फर के साथ। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें कौन सा वाला पढ़ना है भाई, ये वाला पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिटेल यही वाले की है, यानी हमने जानना है कि किस तरह हेमाटाइट ओर से आयरन को अलग किया जाता है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए जिस कंटेनर को यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। तो अब वक्त कम है तो प्रोसेस तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम अभी हम ड्रॉ करेंगे, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करोगे। ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता, लेबल करने के लिए कईयों दफा आ चुका है। तो अगर आप ड्रॉ ही नहीं करोगे तो लेबल कहां करोगे। तो ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम एमसीक्यू या थ्योरी में सॉलिड मार्क का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको डायग्राम लेबल करनी होती है, एबीसीडी लिखा होता है इसमें। तो डायग्राम बनाओगे तो लेबल करना सीखोगे। तो आए ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बना के आपको आज अलविदा कह देंगे, और फिर प्रोसेस इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो मेरे साथ जल्दी से बनाएंगे। मैंने क्या आधी बात चाइनीज में बोली क्या? क्या करते हो यार, इतने नन्हे हो क्या? शादेब, ये डायग्राम हम जो लेबल डायग्राम आती है ना जो लेबलिंग के लिए, उसके हिसाब से मैं आपके लिए बना रहा हूं, ताकि वो डायग्राम लेबल करते हुए आपको ये ना लगे कि यार कोई नई चीज आ गई। देखो मैं एक मीम पहले भी कह चुका हूं। क्या? जा जा बाप को बस। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ लाइंस को येलो से हाईलाइट कर दिया है और कुछ को ग्रीन से कर रहा हूं। जो येलो से हाईलाइटेड है ये सारे इनलेट्स हैं। इनलेट का मतलब यहां से कोई चीज दाखिल की जाएगी इस कंटेनर में। ये येलो से हाईलाइट कर रहे हैं ये सारी जो है वो इनलेट्स हैं, और जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं ये आउटलेट्स हैं, यानी यहां से चीजें निकलेंगी, आउटपुट होगा, आउटपुट जितने भी ग्रीन से हैं। ठीक है जी। अब क्या निकलेगा और क्या यहां से जो है वो दाखिल किया जाएगा, ये हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ये जो अब मैं बना रहा हूं येलो से, ये वाला पार्ट आपकी बुक में नहीं बना हुआ है, लेकिन चूंकि मुझे प्रोसेस समझाना है और एक्चुअल डायग्राम में होता है, इसलिए बनाएंगे ताकि आपको बस समझ में आए, और जब प्रोसेस पढ़ाया जाएगा तो आपको इसकी लॉजिक भी समझ में आएगी कि ये है क्या और ये क्या करता है। चले जी, तो अब इसकी लेबलिंग करा देते हैं जल्दी से आपको। तो सबसे पहले बेटा, ये जो आपको टैंक नजर आ रहा है ये स्टील का बना हुआ टैंक है। ये एक स्टील टैंक है, और इस स्टील टैंक की जो इनर वॉल होती है, इस स्टील इस स्टील टैंक की जो इनर वॉल होती है बेटा, वो लाइंड होती है पूरी की पूरी ब्रिक से। ब्रिक समझते हो? ईंटों से, ईंटों से। और ईंटों से क्यों लाइंड होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कहीं पर आप हीटिंग का प्रोसेस करें तो ईंट का, ब्रिक का फायदा क्या होता है कि हीट जो है वो रिटेन अच्छे से होती है, और देर तक वो कंटेनर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। स्टील से मजबूती के लिए है, लेकिन इनर लाइनिंग किसकी होती है, ब्रिक्स की, ईंटों की होती है, ताकि प्रोसेस अच्छे से हो पाए। आप तंदूर में भी देखते हैं कि तंदूर में भी अच्छे से हीट रिटेन होती है, क्योंकि जो मट्टी होती, ईंट होती है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है और देर तक क्या रहती है, गर्म रहती है।
ठीक है जी। स्टील टैंक है, साथ ही हमने क्या कहा, ये ब्रिक्स हैं। इनके लिए बस आप लिख लीजिए कि ये पोरस प्लेट्स हैं। और इसी पूरे कंटेनर को ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये चीज आपको प्रोसेस में समझाई जाएगी। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। और क्योंकि रिजल्ट की में दो मराइल हैं, पहला चेकिंग है, फिर मार्क्स कंपाइलेशन है, और फिर बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन दे देते हैं, कुछ आगे देते हैं, कुछ पीछे देते हैं, उन सबके मार्क्स को एक जगह सॉर्ट करना है, और फिर उसके बाद ग्रुप वाइज उनके रिजल्ट्स विद ग्रेड्स बनाना। तो ग्रेडिंग वाला काम चल रहा है, जो काफी सारे ग्रुप का हो चुका है, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो इंशाल्लाह ताला आपके ग्रुप्स पर आएगी, लेकिन वो उस वक्त आएगी जब मैं हाई अचीवर्स का नाम हाईलाइट कर दूंगा हर क्लास के अंदर। मैंने आपसे ये कहा था कि जो बच्चे भी 90% से अच्छा स्कोर करेंगे या 90% को टच करेंगे, दे वुड बी गिवन कैश प्राइज। सो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि इस तादाद को ज्यादा बच्चे हासिल करेंगे या कम, तो बहुत अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 90% से अच्छे स्कोर किए, बल्कि बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के एमसीक्यू पेपर में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया है। तो विच वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। अब मुझे ये याद नहीं है कि कौन से बच्चे कहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो कॉपीज थी वो तकरीबन 1380 कॉपीज थी। तो इतनी लंबी लिस्ट है कि उसमें से सारे नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा बच्चे हैं, यानी कम से कम 10-15 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 आउट ऑफ 40 लिया है पेपर वन में, एमसीक्यू में, और थ्योरी के अंदर 80 में से 78 तक भी स्कोर किया है। तो मेजोरिटी ऐसी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं। तो जो इनसे मैं, जो बच्चे भी बच्चियां हैं, जब मैं इनसे मुखातिब हूंगा रिजल्ट के साथ, नाम के साथ, तो पर्सनली मैं इनको मोटिवेट मजीद करूंगा, और इनकी मोटिवेशन के लिए इनको कैश प्राइज से भी नवाजा जाएगा। तो अब जो है वो ठीक ठाक खर्चा, अंदाजा मेरा ये है कि कम से कम 28 बच्चे ऐसे जरूर हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा स्कोर किया है केमिस्ट्री बायोलॉजी कंबाइन करके। तो ये 2,80,000 रुपए तो ठुकेंगे ही। ठीक है जी, दैट्स ओके। अर्न करो तो कोई मसला नहीं है, भीख की तरह मत मांगो। सर सर पिज्जा खिला दे, सर सर बिरयानी खिला दे सर। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और अभी मिलते हैं नमाज के बाद बायोलॉजी क्लास में।